नमस्कार, खेल जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विश्व कप पुरुष हॉकी का रोमांच अपने चरम पे है और ग्रुप के जो मैचेस हैं, लीग के मैचेस हैं, वो लगभग समाप्त हो चुके हैं और सभी टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए अपना रुख अख्तियार कर लिया है। 13 जनवरी से शुरुआत इस हॉकी के महाकुंभ में अगले 7 दिनों में ये तय हो जाएगा कि अगला विश्व चैंपियन कौन होगा। और इस बार उम्मीदें भारत हॉकी टीम ने भी जगाई है और सभी भारतवासी जो 48 साल का सूखा है, यानी वो वर्ल्ड कप फिर से भारत लौटे, वो स्वर्णिम दिन पुनः भारत की ओर घूमे, इसके लिए सारे भारतवासी तैयारी कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि भारतीय टीम एक बार फिर विश्व चैंपियन बने। तो इन सारी भारतीय टीम की न सिर्फ स्थिति और उसके प्रदर्शन के बारे में बल्कि अन्य टीमों के बारे में भी हम चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास मेहमानों के लिए। सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराएं, उनसे रूबरू कराएं। हमारे साथ हैं हॉकी के जाने माने पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी, NIS प्रशिक्षक नरेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौहान जी। हमारे साथ हैं संजय कुमार, हॉकी का जाना पहचाना नाम, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक, NIS से आपने डिप्लोमा हासिल किया और लंबे समय तक प्रशिक्षण में रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चौहान जी, सबसे पहले हम चर्चा करें अभी विश्व कप में जो पुरुष हॉकी चल रहा है भारत में, उड़ीसा में, उसमें अब तक के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो जिन जिन टीमों ने अपनी दबदबा दिखाया है, निश्चित रूप से कई टीमें हैं जैसे नीदरलैंड हो या बेल्जियम हो या और भी टीमें हम बात करें, भारत का भी प्रदर्शन रहा है। तो अब तक के प्रदर्शन में आपका क्या आकलन है? जैसे कि इस विश्व कप में भारत का प्रदर्शन पहले मैच से ही आशानुरूप में तो वो ड्रॉ खेल गई इंग्लैंड के साथ। इसके बाद जैसे कि अन्य टीमें हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इंग्लैंड है, हमारी अर्जेंटीना है, इन सब टीमों ने निसंदेह अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की टीम भी जज्बा दिखा रही है, किंतु वो गोल एवरेज में, गोल स्कोरिंग में थोड़ा सा कहीं पीछे रह गई है, जिसके कारण अब उसको क्रॉस ओवर में जाना पड़ रहा है। और बाकी टीमों की हम तुलना करें तो उनकी थोड़ी स्ट्रेटजी भारतीय टीम से अलग होती है। इसके कारण उनके बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं, उनमें ज़्यादा समय लग जाएगा। मगर हाँ, उन लोगों की खेलने की शैली है, उन लोगों का जो उसमें अनुभव है उस सरफेस पर खेलने का, उसका निश्चित तौर पर विदेशी टीमों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बनिस्बत कि हमारे यहाँ बच्चे को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है उस सरफेस पर, जिसका खामियाजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। थोड़ा सा उन्हें और ऊपर आने की ज़रूरत है, जिसके कारण जिसका हम आने वाले मैचों में देखेंगे, भारत निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेगा। संजय जी, यदि हम बात करें रैंकिंग की बात, तो जिन रैंकिंग की टीमें हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, नीदरलैंड हो, जर्मनी हो, इन सभी टीमों ने आशानुरूप अपना प्रदर्शन दिखाया है। एक चीज़ हमने देखा है कि ये ग्रुप के जो मैचेस हुए हैं, लीग मैचेस, सिर्फ ग्रुप में सी की बात की जाए जहां नीदरलैंड जो है अभी तक अपराजित रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य ग्रुपों में हमने देखा कि मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि जो दबदबा वाली टीमें हैं उनका जो है वो या तो ऐसी रणनीति है कि थोड़ा स्लो खेले, अभी बाद में रखे, या फिर जो श्रेष्ठ टीमें हैं उनको ये चुनौतियां मिल रही हैं? देखिए, मैं इस विश्व कप के विश्लेषण से ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत का जो रणनीति है पूरे खेल में, तीनों मैच में, आप जो अपने लीग मैच में जो भारत इस विश्व कप में खेली है, गोल नहीं होने देना इनके प्रायोरिटी में रहा है। जैसा डिफेंडर खेल रहे हैं, गोलकीपर, दोनों गोलकीपर सिरसेज और पाठक, उनका जो रोल है, आप इंग्लैंड के मैच को फर्स्ट क्वार्टर को देखिए। फर्स्ट क्वार्टर में
5 पीसी मिला इंग्लैंड को, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका स्ट्रेटजी क्लियर है कि हम डिफेंस पर रहें। अगर अटैकिंग मूवमेंट ये अभी बनाएंगे तो जिस तरह से इनका क्रॉस ओवर के बाद मैचेस पड़ने वाले हैं, क्रॉस ओवर न्यूजीलैंड से है, वो इंडिया 110% जीत रहा है। इन जो नए नए हॉकी प्लेयर है वो फुल रूपेन टोटल हॉकी खेल रहे हैं, इन द सेंस वो डिफेंस भी आ रहे हैं और हाफ देन अटैक। तो अभी कोच रीड का जो कोच है, चीफ कोच, उनका एक इंस्ट्रक्शन है, ऑस्ट्रेलियन कोच हैं, उनको जानकारी है कि कैसे ले चलना है टीम को। आप देखिएगा न्यूजीलैंड के साथ उनका परफॉर्मेंस जो 22 तारीख को होनी है संडे को, अलग रहेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया खेल रहा था डिफेंसिव मोड में, अब अटैकिंग खेलना है उनको, इसलिए कि अगला को समझ में आए। अब जो पीसी बनाने में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, जैसे कि आपने हम लोग उसको एनालिसिस किए हैं कि ड्रैग फ्लिक में दो या 3 चांस ऐसा था जो बाहर मार दिए, और मेन मेरा जो ड्रैग फ्लिकर है उनसे बाहर गया। तो ये सब एरर होता है, एरर को सुधारने के लिए कोचेस लगे हुए हैं, और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लीग मैच में सेकंड राउंड के लिए जो अच्छे टीम होते हैं वो अपना स्ट्रेटजी क्लोज रखते हैं, तो जिसको हम लोग 22 तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा। धर्मनाथ जी, आप तो मतलब ओवरऑल जो है जो प्रशिक्षक हैं उनका अपना व्यू होता है, जो दर्शक हैं वो मैचेस देख रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के हैसियत से जो एनालिसिस होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आपने पूरे विश्व कप पर न सिर्फ एक एक मैच पर ध्यान रखा, भारतीय टीम के प्रदर्शन पर रखा, और जैसा इन्होंने कहा कि अभी भारतीय टीम डिफेंस पर ज़्यादा जोड़ रही है, वहीं हम देख रहे हैं नीदरलैंड इतना आक्रामक है कि उसने इस बार विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया, जो 2010 का था वो इस बार कायम किया, 14 गोल उसने दाग करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो वो दिखा रहा है कि हमें किसी को बकसना नहीं है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल आपने एक एक मैच का देखा है, हर मैच का, हर टीम के परफॉर्मेंस, निश्चित है कि 16 श्रेष्ठ टीमें हैं विश्व की। आपका आकलन क्या कहता है पूरे विश्व कप के मैचेस की बात हम करें तो? अब तक जितने भी लीग मैच हुए हैं उसमें सब बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इंग्लैंड भी हो गया। लेकिन भारत भी बड़ी टीम है, लेकिन भारत ने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। ये नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच अपना बहुत मार्जिन से जीता, बेल्जियम ने जीता, लेकिन भारत को कम से कम वेल्स के खिलाफ मौका मिला था डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए, उस मौके को भारत ने गंवा दिया। रही बात है, भारत डिफेंसिव खेल रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को लीजिए, बेल्जियम को लीजिए, नीदरलैंड को लीजिए, ये सब मौका मिला है, कमज़ोर अपने से कम रैंकिंग वाले देशों के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं, और जैसे ही बराबरी की टीम आती है वो लोग डिफेंस और दोनों ऑफेंस दोनों पर विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन अभी तक के लीग मैच में भारत के प्रदर्शन से लगता है कि अभी एक तरफा अपने डिफेंस को मजबूत किया है, ऑफेंस में भारत को बहुत करने की ज़रूरत है, और आगे के मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच और टफ होगा, लीग के मुकाबले बहुत टफ होगा। न्यूजीलैंड टीम कहीं से भी कमतर नहीं है किसी भी टीम से, हालांकि मलेशिया ने उसको हराकर चौंका दिया, लेकिन एक दिन की बात है, किस दिन किसी का समय नहीं होता है, लेकिन न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं भारत के लिए रोड़ा बनेगा, इसलिए भारत को नए सिरे से एक रणनीति बनानी पड़ेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। जैसा धर्मनाथ जी का अपना आकलन था, मैं बात करूं भारतीय टीम पर विशेष रूप से। हम देखें कि जो ग्रुप के मैचेस थे उसमें पहला मैच 2-0 से उसने स्पेन को हराया, वहाँ भी कहीं हम डिफेंसिव, जैसा आप लोगों ने चर्चा किया कि डिफेंसिव में थे, लेकिन हम देख रहे थे कि कल के मैच जो कि बहुत ही आसान मानी जा रही थी वेल्स, ये कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्ट करता है उस डिफेंस को कि आप 2-0 से लीड कर रहे हैं और 1 मिनट के अंदर में 2-2 गोल आप खाते हैं, तो फिर आप पे प्रश्न उठता है कि ये कौन सा डिफेंस।
तो इस कल जो मैच हुआ, पहले हम इस पे चर्चा करें कि क्या चूक हो गई और जो आगे की ध्यान रखना होगा भारतीय टीम के खिलाड़ियों को। एक प्रशिक्षक के नाते आप क्या कहेंगे? जनरली इसमें क्या है कि हमारी भारतीय टीमों की हॉकी जो टीम है शुरू से जैसे है कि एक दो गोल करने के बाद ये थोड़े से आश्वस्त हो जाते हैं, जबकि हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर जब से सिंथेटिक टर्फ पे हुआ है और दूसरी टीमें काफ़ी रफ टफ होती हैं, वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं और उनकी टेक्निकल प्लानिंग और मैच का पूरा प्लान इस ढंग से होता है और पूरा कैलकुलेटेड अटैकिंग प्लान होता है इनका। तो वो पूरे सिस्टम से अटैक करते हैं। उन्होंने एक एक पल का, अब तो 4 क्वार्टर में होता है तो चारों क्वार्टर की इनके पास प्लानिंग होती है। प्लान 1 फेल हो गया तो प्लान बी, प्लान सी, ये लोग रुकते नहीं हैं कभी भी। मगर हमारी इंडियन टीम की जो आपने जैसा कहा कि हमारी टीम से क्या गलती हो गई, तो उनकी गलती यही रही कि वो 2 गोल करने के बाद वो रुक गए। वो कंटिन्यूअली उन्होंने अपना एग्रेशन बनाकर नहीं रखा और उनकी जो डिफेंस लाइन थी, मिडफील्ड की लाइन थी, अटैकिंग लाइन थी, इन तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं कम हुआ, जैसा कि मैच देखने से भी लग रहा था। फिर इन्होंने 2 गोल, जो इनकी जो डिफेंस और मिडफील्डर्स की जो गैपिंग हुई, कोऑर्डिनेशन कम हुआ, इसके कारण इन लोगों ने 2 गोल खाए, जिससे स्पेन वो वेल्स कमबैक हुआ और डिफेंस का जो कंसंट्रेशन लेवल है मैच से कहीं बाहर चला गया था। इसी कारण इन्होंने अपने 2 गोल खाए, नहीं और इनको कम से कम 8 गोल मारने चाहिए थे जो जरूरी थे, 8 से 9 गोल डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर। हाँ, तो वो 8 गोल नहीं मारने के कारण इनको क्रॉस ओवर में जाना पड़ा, नहीं तो ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट गोल 4 का इनका एवरेज ज़्यादा हो जाता। और भारतीयों की जो जनरली हमारी टीम की कमजोरी है कि वो थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं मैदान में, जबकि इस हॉकी में अभी जो ज़रूरत है वो कंप्लीट हॉकी की डिमांड होती है। इसमें आपको 70 मिनट, जो भी हमारे 4 क्वार्टर के अब गेम होते हैं, चारों में आपको मैक्सिमम टेम्पो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ इसमें खेलना है। और जो हमारी अटैकिंग की लाइन है, मिडफील्ड है, डिफेंस है और बाहर कोच है, ये सभी जो 12 लोग हैं, इनका दिमाग एक लाइन में, एक दिशा में चलना चाहिए। और जो अपनी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, एंडोरेंस है, इसको इस लेवल तक बना करके रखना चाहिए कि आखिरी दम तक वो उसी स्पीड से खेलें, तभी हमारी टीम आगे जाएगी। क्योंकि स्किल में इंडियन की टीम जो है किसी टीम से कम नहीं है, सारी टीमें एक बराबर हैं। कहीं ना कहीं इंडियन टीम लूज़ करती है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर लूज़ करती है, टैक्टिकल प्लान पर लूज़ करती है और कॉन्फिडेंस के पॉइंट पर लीक करती है। जहाँ तक बात आती है स्किल की, तो भारतीय टीम किसी टीम से कम नहीं है। अब यदि संजय जी बात करें हम चौहान जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए कि एक अच्छे प्रशिक्षक हमारे साथ हैं और उन्होंने अपना जो है प्रदर्शन वो पिछले हमारा जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें करके दिखाया। टीम पूरी फिट, जितना फिटनेस पे ध्यान दिया गया बहुत ही पहले के मुकाबले अभी चुस्त दुरुस्त है। टीम जितनी आक्रमण करनी चाहिए समय पर, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं उसमें वो जज्बा नहीं दिख रहा है। कहीं हम चूँकि कमबैक किए हैं कल चिली से 4-2 से, और हम ये चर्चा पहले से थी कि इस ग्रुप में इंग्लैंड से एक मुकाबला हो सकता है, बाकी सारी टीमों से इंडिया काफ़ी ऊपर रहेगा। लेकिन इंग्लैंड में भी काफ़ी मैच जो मूव्स थे उसको ये किया गया, मतलब चूक हुई भारतीय हॉकी टीम से। और जो हमारा शुरू से प्लानिंग था कि पेनल्टी कॉर्नर का, उस पर कहीं ना कहीं हम उसको तब नहीं कर पा रहे चेंज गोल के रूप में। आप देखें कि कल के मैच में जो 3 मिले तो उसमें 2 कन्वर्ट कर दिया मैचेस में, और आपके बाकी जो है आपको मिले 7, आपने किया कितने। तो इस प्रकार से क्या रणनीति अभी ध्यान रखना पड़ेगा कोचेस को भारतीय? देखिए, जैसा कि नरेश चौहान जी बताए कि भारतीय टीम का जो मनोबल है पिछला मैच का, उसमें ऐसा मनोबल भी था और मेन गोल खाने का कारण ये था कि इनको 8 या 9 स्कोर करना था उस पर। इस कारण से वो जल्दी में मिडफील्ड 2 बार छूटा, दोनों बार गोल खाए।
आप सोच लीजिए कि पहली बार ऐसा है कि फील्ड गोल से 3 गोल इंडिया कंटिन्यू, तीनों गोल उसका इस तरह से हुआ है। तो आप ये स्टेमिना, आकाशदीप की बात करें, आकाशदीप का कल मैच हम पिछले कप्तान मैच की में आप बात देख लीजिए, करें, कप्तान, ये कैप्टन, हाँ, आप पाठक गोलकीपर का देख लीजिए जिस तरह से वो स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको पहले आपके बताया हूं कि वो सेकंड आपको दिखने को मिलेगा 22 तारीख से। इंडियन टीम का टेम्पो ना अभी लूज हुआ है, क्योंकि हम भारत में सेकंड टाइम होस्ट कर रहे हैं। ये जान के भारत सरकार और इंडियन ओलंपिक और हॉकी फेडरेशन इसलिए ले रहा है कि हमारे बच्चे इस समय 100% फिट हैं, टीम अच्छे हैं, कोचेज उनको ट्रैक पर ले आए हैं, लंबे समय से एक साथ एक खेल साथ रही है, हैं, सभी उनका यंग हैं, यंग हैं। तो ये अनुभव है कोऑर्डिनेशन पिछले। आपको मिलेगा 22 तारीख। उसके बाद आई थिंक नीदरलैंड के साथ भी जो इनका क्वार्टर पड़ेगा वो भी बढ़िया होगा। आप इंडियन टीम के जो भी यंगस्टर हैं, चाहे ललित उपाध्याय है, पाठक है, सिरजेश हैं, सिरजेश का अनुभव उनको साथ दे रहा है। थोड़ा सृजेश भी इस बार क्या उन पे उम्र हावी है पिछले क्या? मैच नहीं, ये अभी क्या हावी, उनको कुछ नहीं होना है। वो उन लोगों के पास जो टेम्पो है, आप उन सीरीज का गेम इंग्लैंड के साथ जो फर्स्ट क्वार्टर में आपको मैं पहले इसके पहले बोला 5 पेनल्टी था, 5 में से 3 उस पर डायरेक्ट गया, 2 तो रिटर्न आया पैर से। निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है वो जो गोलकीपर का जो अपना क्वालिटी होता है, सब 100% लगाना, अपना फुल एफर्ट लगाते हैं। और हम पूरे देश चाह रहा है कि आने वाले मैचेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ड्यू टू सभी बॉयज़ का जो ट्रेनिंग है, कोचेस का एफर्ट है। उड़ीसा गवर्नमेंट का कलिंगा यूनिवर्सिटी, कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो अद्वितीय कार्य किया गया है, उसका प्रतिफल हम भारतीयों को अवश्य मिलेगा। धर्मनाथ जी, यदि हम बात करें कि जैसा संजय जी ने कहा कि हमारा ये देखने को मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, और निश्चित रूप से हम सबों की दुआएं हैं, हम सबों के साथ है भारतीय टीम का। क्या आपको लगता है कि जो टोक्यो ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम ने आस जगाई है, वो कहीं वो पदक का रंग जो है, जो कांस्य से स्वर्ण पर यानी विश्व चैंपियन की ओर बढ़ने में, और जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, और जो हमारा 48 साल का जो सूखा है वो स्वर्णिम दौर, क्योंकि हमारा होस्ट हम ही हैं, लोकल क्राउड भी हमारी है, तो क्या महसूस करते हैं कि क्या वो विश्व चैंपियन का खिताब भारत को पुनः लौटेगा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भारत के पक्ष में है। एक तो भारत ओलंपिक का कांस्य पदक विजेता है, ऊपर से हम लोग होस्ट हैं, हमारे ऑडियंस हमारे सपोर्ट में है। बस टीम अब मेरे समझ से टीम अब रीस्टोर होकर आएगी जी। जो गलतियाँ की लीग मैच में, जो गलती की उसको दूर करते हुए निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ है भारत में एक अलग रूप में आएगी। ये देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। भारत, ये आप इस ओलंपिक में देख लीजिए, भारत ने कई मौक़ों पर लगा कि हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसने कमबैक किया। यही स्थिति इस विश्व कप में भी होने वाला है। एक हम अपने भारत के हॉकी प्रेमियों को, खेल प्रेमियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और मेरे समझ से भारत 48 साल बाद फिर दोबारा विक्ट्री पोडियम पर पहुंचेगी। जी जरूर, हम सभी यही दुआ करें। चौहान जी, हम बात करें कि यदि अगला मैच न्यूजीलैंड, जैसा कि हॉकी विशेषज्ञ हम सब मान के चल रहे हैं कि वो मैच टफ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वार्टर फाइनल में, हमारा मैच नीदरलैंड से होगा, और नेचुरली है कि जब हम पग बर पग ऊपर उठते हैं चैंपियन बनने की ओर, तो मुकाबला टफ होता है और सामने टीमें भी टफ आती है। आप जो पूरे मैच को देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि किन किन चीजों पर अब विशेष ध्यान देना है भारतीय टीम को? भारतीय टीम को जैसे सबसे ज़्यादा तो इन बातों पर विश्वास देना है जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उनका कॉन्फिडेंस।
कि वो ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी है। जैसे अगला मैच न्यूजीलैंड को मैं मान के चलूँ, जैसा अगर मेरा डाटा सही है तो उन पर भारतीय जीत का प्रतिशत 80% है। न्यूजीलैंड ने भी हराया है भारत को, मगर 80% है और 2-3 बार उनसे हारी भी है। मगर अधिकतर बार जब भी भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, भारतीयों ने न्यूजीलैंड की टीम को पराजित किया है। और जैसा कि जो आगे की मैच है उसमें भारतीय टीम को निस्संदेह सबसे नंबर तो अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना है, और दूसरा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन का परसेंटेज बढ़ाने पर उन्हें निस्संदेह। डिफेंस में भारतीय बहुत अच्छे हैं, डिफेंस में पहले भारतीय कमज़ोर हुआ करते थे, वो पहले की बात हो गई। मगर अब जब से अच्छे अच्छे कोचेस भारत को मिले हैं और इनका लंबा लंबा कैंप लगता है डिफेंस का, अटैक का, केवल पीसी के ऊपर, तो भारतीयों को, जैसे हमारे पास हरमनप्रीत है और मनदीप है, मनप्रीत है, ये भी अच्छे पेनल्टी कॉर्नर पर काम करते हैं। ये लोग भी ड्रैग फ्लिकर हैं, तो हरमनप्रीत नंबर 1 पर आते हैं। तो हमारे ड्रैग फ्लिकर्स को इम्प्रूव करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ड्रैग फ्लिकर्स का पूरा एक टीम ही होना चाहिए, ड्रैग फ्लिक पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, और पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पर, और हमारा जो अटैक है, दोनों तरफ से अटैक, सेंटर से अटैक, बदल बदल कर अटैक, और सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारा सरप्राइज इन अटैक। होता है क्या कि जनरली सभी टीम सेम ढर्रे से अटैक कर रहा है, कुछ ऐसा मूव होना चाहिए, कोचेस को ऐसा मूव बनाना चाहिए जो सरप्राइज, जिसको अपोनेंट की टीमें वो एज्यूम ही नहीं कर पाएँ। जैसे वही एलिमेंट होता है सरप्राइज इन अटैक, ये बहुत अच्छा एलिमेंट होता है कि हमारा राइट विंग से अटैक जा रहा है, उसको कब हम चेंज करके बॉल फ्लैंक चेंज करके उसको सेंटर से अटैक बना दें, लेफ्ट टू राइट बना दें, राइट टू लेफ्ट बना दें, राइट टू सेंटर बना दें, कि जो विपक्ष का खेमा है वो तिलमिला जाए, उसको कुछ समझ ही ना आए। और दूसरा होना चाहिए कि मोबिलिटी इन अटैक, मतलब कि वो इतना शेक कर दे, जैसे कि हम लोग पानी शेक करके झाग निकाल देते हैं, उसी तरह की शेक इन अटैक, अटैक को एकदम शेक कर दे, एकदम जिग जैग अटैक। तो ये सब 2-3 चीज़ें जो हैं भारतीय टीमों पर रहनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा अपोनेंट है, अपोनेंट एकदम समझ ही ना पाए, खलबली मच जाए विपक्षी टीमें में, और भारतीय अटैक जो है एकदम हमारा जो 18 इंच का बोर्ड होता है विपक्षी टीम गोल पोस्ट का, उसको खड़काता रहे और गोल हो, और फिर से हम कहें कि भाई चक दे इंडिया और हमारी टीम विजय होकर आए। और इन सब बिंदुओं पर भारतीय टीम को बहुत काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से। जैसा संजय जी आप तो शुरू से कह रहे हैं कि अब नए जो क्वार्टर फाइनल के यानी नॉकआउट राउंड में होंगे मैचेस, उसमें आप भारतीय टीम का एक नए प्लान के साथ आप देखेंगे। तो अभी जैसे चौहान जी ने विस्तार से बताया कि कहाँ किस चीज़ पर ध्यान देना है, आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि हम जैसे बात करें कि ड्रैग फ्लिक का, तो कप्तान ने भी पहला मैच से पहले, विश्व कप से पहले इंटरव्यू में कहा था कि हमारा जोड़ विशेष रूप से पेनाल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने में, मतलब गोल में कन्वर्ट करने में विशेष जोड़ होगा। कोच ने कहा था, भारतीय टीम के कोच ग्राहम ने, कि वो दिन जिस दिन भारत की होती है आपकी टीम की, सामने वाली कोई टीम हो, वो वैसा आप देख सकते हैं, पहले भी हमने देखा है कि वो सामने कोई टीम हो उसके सामने टिकती नहीं। आप क्या मानते हैं कि भारतीय टीम पूरी तरह संतुलित है, और कहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है नॉकआउट राउंड में? देखिए, आप जैसा कि नरेश जी बताए हैं कि टोटल हॉकी कोच का एक नज़रिया होता है कि अगर खिलाड़ी टोटल हॉकी जान गया, टोटल हॉकी इन द सेंस, अगर मैं प्लेयर हूँ तो मैं फुल बैक खेल रहा हूँ, हाफ खेल रहा हूँ, राइट आउट खेल लिया, लेफ्ट विंग खेल लिया, इन खेल लिया, जो प्लेयर टोटल हॉकी है वही एट प्रेजेंट टाइम में इंडियन टीम में है। तो कोच स्विच ऑफ, जो इन्होंने बताया कि फ्लैंक चेंज, स्विच ऑफ का जो एक वर्ड है कि आप ऑफ किए ऑन किए, अगर इधर से ऑन था लाइट, ऑफ कर दिए तो दूसरे साइड में चला गया। तो सेम प्लान पर इंडियन टीम को ये ग्राहम लेके एकदम तैयार हैं, उसी पर है। लेकिन मिस गलतियां कहाँ होती हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हमारा हाइट और अदर कंट्री का हाइट, जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, इनका जो
प्लेयर है, हमारे प्लेयर से लगभग 6 से 7 इंच का अंतर, 6 इंच का मैं बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं। जी। इसके कारण से उसका रीच अधिक होता है। इसीलिए ये कोच जो हैं ग्राहम ज़्यादा काम किए हैं डिफेंस पर, जी। कि जब तुरंत लेके वो घुस रहा है टीम, तो ये डिफेंसिव मेरा टीम तैयार रहे। इसका प्रतिफल भी आपको मिला होगा कि हम लोग गोल कल पिछले मैच में जरूर खाए हैं, लेकिन इंग्लैंड से गोल नहीं खाना, स्पेन से गोल नहीं खाना, जीतते चला जाना है। आपने पहला वर्ड बोला है कि अविजय हम भी हैं, 7 पॉइंट मेरा भी है, 7 पॉइंट इंग्लैंड का भी है। सिर्फ गोल का अंतर के कारण हम लोग सेकंड पायदान पर हैं। तो ये आपको न्यूजीलैंड में ये देखने को 100% मिलेगा कि हमारा ड्रैग फ्लिकर प्लान शूट आउट में अच्छा काम करेंगे और बढ़िया से रिजल्ट देंगे। धर्मनाथ जी, चलते चलते हम यदि कहें कि एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे जल्द से कि भारतीय टीम के हौसला अफजाई के लिए? बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएं और स्थानीय माहौल को, स्थानीय दर्शकों का के सपोर्ट को स्वीकार करते हुए अगले प्रदर्शन पर ध्यान दें। संजय जी, आपका क्या होगा भारतीय टीम के हौसला अफजाई में, क्या मैं ये जानता हूँ कि जिस धरती पर भारतीय टीम है और अपने धरती पर हम अपना परचम फहरा लें और फिर से 1975 का स्वर्णिम युग देखने को मिले, बस यही मेरा कामना है। चक दे इंडिया। चौहान जी? मेरा यही कहना है कि भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो भारतीय अस्मिता गौरव का झंडा बुलंद करें और अपनी धरती पर स्वर्ण पदक लेकर जो भी हम लोग 1.25 करोड़ वासी हैं, भारतीय हैं, हम सब का गौरव बढ़ाएं, अपने देश का गौरव बढ़ाएं और देश को बुलंद करें। चक दे इंडिया। समय कम था और आप लोगों से अभी विषय बहुत लंबा है कि चर्चा के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन आप लोग आए और आपने पूरी बारीकी से न सिर्फ तकनीकी बल्कि पूरे अन्य टीमों के जो भी मुकाबले हुए हैं या अब तक के प्रदर्शन, भारतीय टीम के प्रदर्शन को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। दर्शकों, क्वार्टर फाइनल के मैच जो हैं वो कल से प्रारंभ होने वाले हैं और नॉकआउट के बाद हर बार एक न एक टीम बाहर होती जाएगी और अगले एक सप्ताह के बाद हम सभी को पता चलेगा कि अगला विश्व चैंपियन कौन होगा। और हम सभी यही दुआ करें कि भारत की धरती पर एक बार पुनः वो 1975 का इतिहास दोहराए भारतीय हॉकी टीम और विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल करें। चक दे इंडिया। अगले सेगमेंट में हम फिर नए विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।